नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको महाजनपद पीरियड बता दिया है। उसमें हमने 16 महाजनपद का चर्चा की है। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर आप विजिट करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आज मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज के टॉपिक को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य, यानी कि मगधा एम्पायर। इसके पहले हमने महाजनपद के बारे में आपको बताया, इसमें 16 महाजनपद थे। तो उसी महाजनपद में एक मगध महाजनपद भी था, और जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवरस थी। तो क्योंकि आगे चलकर बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जो ये महाजनपद आगे चलकर बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो उसकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसका उदय और विकास कैसे हुआ। और इसके अंतर्गत कुछ वंश थे, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इन वंशों का हम जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ इनके जो राजा हुए उनकी भी हम चर्चा यहाँ करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मगध साम्राज्य, मगधा एम्पायर, उदय और विकास। तो ये जो मगध साम्राज्य था, इसका जो पीरियड है 600 से 300 बीसी है, यानी कि 600 से 300 ईसा पूर्व इसका कुल पीरियड है। उसके बाद इसमें सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश, यानी कि हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी। इसके अंतर्गत पहला शासक है बिंबिसार, या इसे बिंदुसार भी कहीं कहीं आपको लिखा नजर आएगा। तो आपको कन्फ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, आप दोनों याद रखिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके पहले हम आपको इसका पीरियड बता दें। इसका पीरियड है 544 से लेकर 492 बीसी। ठीक, कुल मिलाकर 52 वर्षों तक इसने शासन किया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि यह इस वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। यानी कि हर एक वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए कौन था, तो आप बताएंगे कि बिंबिसार था। ठीक है, और प्रथम शासक भी था ये। उसके बाद इसकी राजधानी गिरिवरस थी, यानी कि इसने अपनी राजधानी गिरिवज बनाई थी। बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। पहले गिरिवज थी, बाद में इसने राजगिरी अपनी राजधानी बनाई। हमने 16 महाजनपदों में इसकी चर्चा की है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर विजय हासिल की और अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। यह मगध की प्रथम विजय थी। यानी कि अंग महाजनपद, जो कि महाजनपद में सबसे पहला महाजनपद आता है, अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी हमने आपको बताई थी चंपा थी। तो इसको बिंबिसार ने जीत लिया और अपने साम्राज्य यानी कि मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार से मगध की यह प्रथम विजय भी थी। और अंग महाजनपद के जो राजा थे वो ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है मध्य देश, यानी कि पंजाब जो आज का है, की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बनी। यानी कि इन्होंने मध्य देश की राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा, उनसे इन्होंने विवाह किया, और ये आगे चल के बहुत भिक्षुणी भी बनती हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। लिखा है यहाँ पर कि बिंबिसार ने महाकोशला देवी, जो कि कौशल वंश की राजकुमारी, चेलना, जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री से विवाह किया। यानी कि इन्होंने देखा जाए तो 3 विवाह किए। एक तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी से किया, उसके साथ साथ महाकौशला देवी से किया जो कौशल वंश की राजकुमारी थी, और वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी चेलना, उनसे इन्होंने विवाह किया। तो ये लोग इतना विवाह क्यों करते थे, इसके पीछे भी एक कारण है, अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ। तब तक आगे देखते हैं हम। लिखा है यहाँ पर, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक की माँ का नाम शालवती था, जो एक नर्तकी यानी कि वैश्या थी। तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक था, और जीवक ने ही जाकर अवंती के जो राजा थे उनकी मदद की थी, क्योंकि वो बीमार थे। तो बिंबिसार ने उनको भेजा था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 16 महाजनपदों में अवंती भी एक महाजनपद आता है, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति है उसकी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। लिखा है यहाँ पर कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले कि बिंबिसार ने किस धर्म को स्वीकार किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंबिसार ने आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उसकी 3 पत्नियां थीं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि बिंबिसार ने इतना विवाह क्यों किया, तो इसका
एक कारण यही था कि सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी आक्रामकता और विजय की नीति से भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है। जिस प्रकार से अंग महाजनपद को मिला इन्होंने युद्ध करके, तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला। यानी कि इन्होंने शादियाँ जिस प्रकार की, उसमें से बिंबिसार ने महाकौशला देवी से भी शादी की, जो कि कौशल वंश की राजकुमारी थी। तो उनसे शादी करने के बाद इन्हें दहेज में एक काशी का पूरा ग्राम, यानी कि एक पूरा गांव इनको दहेज के रूप में मिला, जो कि काशी महाजनपद है, इसकी राजधानी वाराणसी थी। तो ये कौशल नरेश के अधीन थी। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको दहेज के रूप में एक पूरा गांव मिल गया था। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने समाज का विस्तार भी किया। उसके बाद फिर दूसरे शासक आते हैं अजातशत्रु। पहले हमने बिंबिसार देखा, उसके बाद हम देखते हैं अजातशत्रु। कहीं कहीं आपको अजातशत्रु भी लिखा नजर आएगा, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों इन्हीं के नाम है। उसके बाद इनका एक उपनाम भी था कुनिक, जो कि टाइटल के रूप में विख्यात था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुनिक के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। ठीक है। तो फर्स्ट इनका जो पीरियड था वो था 492 से 460। हमने बिंबिसार में देखा था कि बिंबिसार का जो पीरियड था वो 544 से लेकर 492 BC था। तो 492 से इनका भी स्टार्ट होगा, जहाँ से इनका खत्म हुआ वहीं से इनका स्टार्ट होगा। तो 492 से इनका स्टार्ट हो रहा है 460 BC तक। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो उसके बाद फिर ये राजा बने। ठीक है। सेकेंड है कि अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। काशी ग्राम आज दहेज रूप में पुनः दे दिया गया। यानी कि इसके पहले इनके पिता जो बिंबिसार थे, उन्होंने तो काशी को हथिया ही लिया था, यानी कि दहेज के रूप में। परंतु कुछ समय बाद जो कौशल नरेश के उत्तराधिकारी हुए प्रसेनजीत, उन्होंने उस पर अपना कब्जा किया। फिर बिंबिसार के जो पुत्र हुए अजातशत्रु, तो उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया, और युद्ध के होने के बाद एक संधि की गई दोनों के बीच, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह इनके साथ किया और दहेज के रूप में काशी को पुनः दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पुनः काशी को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। उसके बाद आगे है इसका दूसरा युद्ध, यानी कि इन्होंने एक और युद्ध किया था। इनका युद्ध वैशाली के राजा चेटक के साथ हुआ, जिसमें अजातशत्रु ने दो गुप्त शास्त्रों का प्रयोग किया। अंततः चेटक पराजित हुआ। तो उसके बाद इन्होंने दूसरा जो युद्ध किया था, उसमें इन्होंने तो दो गुप्त शास्त्रों का प्रयोग किया, जिनका नाम रथमूसल और महाशिला कंटक था। ऐसे कुछ शस्त्र थे सॉरी, जिनका इन्होंने उपयोग करके उस युद्ध को जीता। ठीक है। उसके बाद इसी के समय में महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई। यानी कि महावीर स्वामी जैनिज्म और बुद्ध महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्धिज्म, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से, आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के शासनकाल में इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, उसका आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगिरी में हुआ था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था और राजगिरी में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक और शासक इसमें हुए उदयन, या जिनका उदयन नाम था, हर्यक वंश से ही रिलेटेड थे भी। इनका जो पीरियड है 460 से 445 BC है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इनका 492 से 460 BC था। तो यानी कि जहाँ से इनका खत्म हुआ वहीं से इनका स्टार्टिंग होगा। तो 460 से इनका स्टार्ट हो रहा है 445 BC। ठीक। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रोल, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है यहाँ पर कि इसने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। तो उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की, अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की इन्होंने हत्या की। और इनका एक काम और था कि इन्होंने राजधानी चेंज किया, राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक तो उदयन था। ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आप चाहें तो हमें शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट पर आप सर्च करेंगे सिंपल नॉलेज यूट्यूब चैनल, तो आपको लिखा नज़र आ जाएगा। उसमें एक
डीपी लगी है IAS करके, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा वंश देखते हैं। तो दोस्तों हम अगला वंश देखते हैं शिशुनाग वंश। इसके पहले हमने हर्यक वंश देखा जिसमें हमने 3 राजाओं को कवर किया, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश। इसका जो पीरियड है 412 से 344 BC। आप देख सकते हैं उसमें 412 खत्म हुआ होगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 412 नहीं, इसमें 445 BC था, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ऐसे शासक हुए जो जिनका उतना बहुत महत्व नहीं है, तो इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो शिशुनाग वंश ही इंपॉर्टेंट है, 412 से 344 BC। फर्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि शिशुनाग जिनका कार्यकाल जिनका शासनकाल 412 से 394 BC था, ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। तो इन्होंने पुनः राजधानी चेंज कर दिया, पाटलिपुत्र से वैशाली को कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने की। शिशुनाग ने ही अपने नाम से ही इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड एक और शासक हुए जिनका नाम था कालाशोक या काकोण भी कहते हैं जिन्हें। इनका जो पीरियड था वो 394 BC से 366 BC था। हाँ, इन्होंने क्या किया, तो इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया। इससे पहले हमने देखा था कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन जब कालाशोक आया तो इसने क्या किया कि वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ठीक है, उसके बाद इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से शिशुनाग वंश भी कंप्लीट होता है, इसमें बहुत खास नहीं है कुछ। नेक्स्ट हम वंश देखते हैं नंद वंश, यानी कि नंदा डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो पीरियड है 344 से 322 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके जो सबसे महान शासक हुए या इसके संस्थापक जो थे महापद्मनंद थे, जिनके विषय में कुछ जानते हैं। उसके पहले मैं आपको पीरियड बता दें इनका जो पीरियड था 344 से लेकर 326 ईसा पूर्व था। ठीक है, फर्स्ट यहाँ मेंशन किया गया है कि यह नंद वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा था। तो हमने आपको बता ही दिया कि महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे और प्रथम शासक भी थे। ठीक है, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के शासक शूद्र थे, यानी कि पुराण जो कि 18 होते हैं, इसकी भी वीडियो हमने बना चुके हैं, हम इंसर्ट प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो उसमें इनका उल्लेख किया गया है कि ये शूद्र थे। ठीक है, सेकंड है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा या गुम्फा फ्लेग से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की। यहाँ से उसने एक जिन मूर्ति अपने साथ मगध ले गया, यानी कि कलिंग नरेश, कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, तो वहाँ के जो राजा थे खारवेल, उन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखवाया था कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की और वहाँ से जिन मूर्ति अपने साथ ले गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कलिंग विजय की थी, वहाँ से एक जिनकी मूर्ति अपने साथ मगध लेकर आए थे। कुछ और इनके बारे में देख लेते हैं। इसने सिंचाई हेतु कलिंग नहर का निर्माण करवाया था। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक, तो आपको बताना है कि महापद्मनंद था, जिन्होंने कलिंग में निर्माण करवाया था नहर का। ठीक है, तो इनसे और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए हम अगले देखते हैं। अगला है नंदवंश से रिलेटेड है घनानंद, जो कि अंतिम शासक हुए थे नंदवंश के और बहुत ही क्रूर शासक था। इसके विषय में आप जानते ही होंगे कि इन्होंने कौटिल्य का अपमान भी किया था, जिसके चलते इसका सर्वनाश भी हो गया था, यानी कि इसके वंश का। तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे आगे चलकर, फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो इनका पीरियड हम आपको बता दें 326 से 321 BC है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पॉइंट है कि इसके शासनकाल में 326 BC में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यूनानी सत्ता की नींव रखी। यानी कि सिकंदर जो कि यूनानी शासक था मकदूनिया का, इसी के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था पश्चिमोत्तर भारत पर, जो कि आप जानते ही होंगे पंजाब के राजा पोरस थे, उनसे इसका युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस को हार का सामना करना पड़ा था और इसने पश्चिमोत्तर भारत पर अपनी सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है, बाद में घनंद पर भी आक्रमण करना चाह रहा था, या उत्तर भारत में भी, परंतु घनंद की सेना उसमें बहुत ही शक्तिशाली थी और मगध साम्राज्य बहुत ही विशाल बन गया था, तो इसी कारण इसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर इसकी सेना ने जवाब दे दिया, फिर ये वापस लौट जाता है। तो इसकी वीडियो हम बनाएंगे, आपको बताएंगे उसमें विस्तार पूर्वक। फिलहाल आप मोटा मोटा इसे जानते रहिए। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड लिखा है कि मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य एवं कौटिल्य ने आक्रमण किया,
जिसमें घनानंद पराजित हुआ और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो हमने आपको बता ही दिया कि कौटिल्य का इसने अपमान किया था। यही कारण था कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर इसके साम्राज्य का विनाश कर दिया और उस हिसाब से नंद वंश का अंत हुआ तथा मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मगध की सफलता के पीछे कारण क्या थे, यानी कि मगध जो एक बहुत ही विशाल और व्यापक साम्राज्य स्थापित हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि मगध के विस्तार का एक कारण यह भी था कि भारत में सबसे बड़े राज्य का गठन, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ा राज्य का गठन हुआ था उसमें योगदान था किसका, आप देख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया। यानी कि इसके विस्तार का कुछ श्रेय बिंबिसार को भी जाता है, उसके साथ साथ अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने मगध के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम और देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को और अधिक मजबूत करने के लिए उचित अनुचित तरीकों को भी अपनाया। तो यहाँ उचित अनुचित तरीकों से तात्पर्य यही है कि जैसा कि हमने आपको बताया ही कि इन्होंने अपने पिता की भी हत्या की, जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और उदयन ने हत्या अजातशत्रु की। तो ऐसे इन्होंने अपने पिता की भी हत्या की। तो आप देख सकते हैं कि कुछ अनुचित कार्य भी किए इन्होंने। उसके साथ साथ कुछ महाजनपदों को भी जीता जो कि इससे संबंधित महाजनपद थे। तो ये सब कुछ अनुचित कार्य थे जिनसे मगध की सफलता हो पाई अच्छी से। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड लिखा है कि लौह अयस्क की सरल उपलब्धता, यानी कि आप जानते हैं कि उस समय लौह अयस्क या लोहे की जो मात्रा थी काफ़ी बढ़ गई थी और इस प्रकार से आधुनिक हथियार उपलब्ध थे और जिससे जो बाहरी शक्तियाँ थीं उनको हराने में लोग कामयाब भी हुए। तो एक ये भी कारण बनता है। ठीक है, थर्ड हम कारण देखते हैं। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर व पाटलिपुत्र एक अभेद था, यानी कि राजधानियाँ जो स्थित थीं पाटलिपुत्र और राजगीर एक कुछ पहाड़ियों से घिरी हुई थी जिसके कारण भारी शक्ति इन पर आक्रमण नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो ये भी कुछ कारण है। अगला है, मगध मध्य गंगा के मैदानों के बीच स्थित था जिससे इसे परिवहन और कृषि दोनों सुविधाएं प्रदान होती। यानी कि जो मगध था वो गंगा नदी के किनारे स्थित था, मध्य गंगा नदी के किनारे, जिसके कारण इन्हें कृषि यानी कि खेती अच्छी तरीके से हो पा रही थी, यानी कि आय की अच्छी खासी व्यवस्था थी इनके पास और परिवहन भी सुगम हो गया था। तो ये सभी कुछ कारण थे जिससे मगध साम्राज्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगध में सैन्य संगठन के एक विशेष मुकाम प्राप्त किए, यानी कि इनके पास अत्यधिक सेनाएं भी थी। आप देख सकते हैं कि उनके पास घुड़सवार काफ़ी थे, हाथियाँ भी थी, उसके साथ साथ पैदल सैनिक लाखों की सेना में थे, लाखों की संख्या में। तो ये सभी सैन्य संगठन से जिनके कारण मगध ने इतनी भारी सफलता प्राप्त की और विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, लास्ट हम कारण देखते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से मगध एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि भी उपरोक्त हमने जो कारण बताया आपको, ये सभी कारण थे जो जिनसे मगध साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप कुछ भी तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिकंदर के विषय में, जो मकदूनिया का शासक था। उसके बाद में आपको फिर मौर्य डायनेस्टी के विषय में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।